स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें आने वाले कुछ हफ्तों तक नई धारा रेडियो पर। आज की कहानी नई धारा पत्रिका में सन 1977 में प्रकाशित हुई थी और आकाशवाणी पर इसका प्रसारण भी हुआ था, खुद उदयराज सिंह जी की आवाज में। कहानी का शीर्षक है पद और सम्मान। पंडित हरनाम शर्मा को पोता हुआ है, प्रथम पुष्प। फिर क्या कहने। शर्मा जी और मालकिन के पैर जमीन पर पड़ नहीं रहे हैं। अंदर हवेली में ढोलक लेकर मोहल्ले की औरतें जुट जाती और दिन भर सोहर और मंगल गाकर आंगन को जगाए रहती। रात में 2-4 युवतियां पैरों में घुंघरू बांध ढोलक की टेक पर झूम झूम कर भाव बताकर नाचती और मालकिन से इनाम पाती। दरवाजे की ओट से चुपचाप खड़े हो शर्मा जी भी इन नृत्यांगनाओं की मांसल देह को देखते और अपनी आंखें सेकते। उधर मौका निकालकर उनका मनचला बेटा मुन्ना भी इन मंचलियों के नृत्य को कहीं से छिपकर देखता और उन पर रीझता। बीच बीच में चाय नाश्ते का सिलसिला चलता। सिंदूर और तेल से सुहागनों की मांगें भरी जाती। बाहर शर्मा जी का दरबार गुलजार रहता। सुबह से शाम तक बधाई देने वालों का तांता लगा रहता। इसी बीच गांव के पंवरिया भी एक दिन जुट गए और नाच गाकर खूब शोर मचाकर जश्न में जो कमी रही उसे पूरा कर दिया। नवजात शिशु की छठी की तैयारी भी शर्मा जी के नाम और खानदान के अनुरूप ही होना है। पंडित हरनाम शर्मा जी हमीरपुर के नामी गरामी वकील हैं। साल में वकालत से लाखों कमाते और जिला कोर्ट, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगा आते। सुबह 4 बजे भोर से ही उठकर वो मुकदमों के ब्रीफ पढ़ते और 7 बजते बजते वकीलों तथा मुवक्किलों का हुजूम जुटने लगता। नोट की गड्डियां उनकी मेज पर बरस पड़ती और खून के मुकदमों में माहिर वकील साहब 10 बजते बजते अपने सब गवाहों को सफ़ेद से काला और काला से सफ़ेद करने की कला में पारंगत करा देते। फिर उठते और धड़फड़ नहा धोकर जो कुछ तैयार रहता उसे खाकर कचहरी चल देते। संध्या समय जब कचहरी से लौटते तो कुछ आराम करते, फिर चाय नाश्ते के उपरांत सार्वजनिक जीवन में दिलचस्पी लेते। म्युनिसिपल कमिश्नर तो जिस साल गांव से हमीरपुर आए तभी से बनते आए, मगर ज्यों-ज्यों उनकी उम्र बढ़ती गई त्यों-त्यों संगीत और कला की ओर भी उनकी रुचि बढ़ती गई। फिर तो कोई ऐसी संध्या नहीं गुजरती जिस दिन शहर में कोई आयोजन हो और उसमें शर्मा जी ना हो। किसी दिन कथक नृत्य का प्रोग्राम तो किसी दिन भरतनाट्यम या ओडिसी। कलकत्ते और बंबई से मशहूर गायिकाएं या नर्तकियां आती और ऐसे आयोजनों पर हॉल के सारे टिकट शर्मा जी की दौड़ धूप से बिक जाते। ऐसे मौक़ों पर वो शहर के या राज्य के राजनेताओं तथा उच्च अफसरों को भी अपने एहसान में लाने से नहीं चूकते। तो लाखों में उनकी पहुंच है और शहर के हर कोने में उनके मित्र या हिमायती भरे पड़े हैं। फिर घर में प्रथम पोते की छठी हो तो किसे बुलाया जाए और किसे छोड़ा जाए, ये एक बड़ा कठिन सवाल रहा। मुन्ना बाबू, मालकिन और शर्मा जी के जूनियर वकील एक लिस्ट बनाकर उनके सामने पेश करते। हर नाम पर टीका टिप्पणी होती, फिर हर बार 10-20 नाम बढ़ा दिए जाते। सारा वकालत खाना आना ही है, फिर जजी और मुंसिफी को आमंत्रित करना अनिवार्य ही है। जिले के हर उच्च पदाधिकारी, जिलाधीश से लेकर पुलिस के सभी अफसरान को बुलाना ही है। फिर जिस मोहल्ले से वोट लेना है उसके प्रमुख लोगों को तथा म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों को भी कैसे छोड़ा जाए। इतनों की लिस्ट तैयार हुई तो फिर सार्वजनिक जीवन के नेताओं को कैसे छोड़ा जाए। संगीत समिति के पदाधिकारी तथा कला संगम के सभी सदस्य तो कभी छूट नहीं सकते और वे उस दिन नाच गान का विशेष कार्यक्रम ही प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक भारी भरकम लिस्ट तैयार हुई जिसे शर्मा जी ने ऊपर से नीचे तक देखकर पास किया। अब कौन दिन छठी समारोह के लिए निश्चित किया जाए, ये एक दूसरा अहम सवाल बन गया। शर्मा जी के पुत्र मुन्ना बाबू ने ये सवाल रखा कि इस अवसर पर
जिलाधीश को बुलाना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के पास मुन्ना के प्रमोशन की फाइल पड़ी है। उनकी एक लाइन से उनकी भाग्य रेखा बदल जाएगी। शर्मा जी के सामने ये प्रश्न है कि एक तो जिलाधीश हरिजन है, जिसे सुनते ही मालकिन भड़क जाएंगी, और दूसरे वे बहुत दौरे पर रहते हैं। उनके मन मुताबिक दिन ठीक करना निहायत मुश्किल का काम है। उनसे मिलने के लिए हफ्तों पहले से ही मुलाकात की मंजूरी लेनी पड़ती है। पहला प्रश्न तो तुरंत हल हो गया, जिसकी उन्हें कभी कोई आशा न थी। मालकिन ने चट से कहा, इतना पढ़ लिख कर तुम भी कैसी बातें करते हो? मुन्ना के जीवन का सवाल है, इतने ऊंचे ओहदे पर हैं, उनके एक पंक्ति लिख देने से मुन्ना की जिंदगी बदल जाएगी। अब बात रही छठी के दिन की। वो भी जिलाधीश से बड़ी मुश्किल से मिलकर तय कर लिया गया। जब सब ठीक हो गया तो मालकिन ने शर्मा जी से कहा, कुछ सुनते हो? बैंक से 12 आदमी के लिए खाने का चांदी का सेट निकलवा लो। उस दिन जिलाधीश को खाने वाले कमरे में बड़े सम्मान के साथ कुछ और मेहमानों को लेकर तुम अपने साथ चांदी के सेट में खिला देना। उस भेड़िया धसान में पत्तल में उन्हें खिलाना उचित ना होगा। उनके खाने का इंतजाम मैं खाने के कमरे में करा रही हूं, और लोग शामियाने में खाएंगे। शर्मा जी को ये राय जच गई। मुंह में पानी भर गया। मुन्ना के काम के साथ साथ अपने सरकारी वकील बन जाने का भी वो सपना देखने लगे। एक पंथ दो काज। अब शर्मा जी बाहर के प्रबंध में लग गए। यहाँ शामियाना टंगे, उस ओर दो कनाते रहें, हलवाई खाने में एक छोलदानी लग जाए, फर्श पर खाने के लिए दरी और जाजमें यहाँ वहाँ लगाई जाएंगी, और हाथ धोने का प्रबंध दूर रहे ताकि सब जगह पानी पानी ना हो जाए। सफाई पर वे विशेष ध्यान देते हैं। और हाँ, एक शामियाना रिजर्व रहे नृत्य और संगीत के प्रोग्राम का। वहां लाउडस्पीकर का भी प्रबंध रहे। शर्मा जी की मातहत जो वकील काम करते रहे, वे भी उस दिन सुबह से ही समारोह को सफल बनाने में जुट गए। उनके कुछ मुवक्किलों ने भी काम संभाल लिए। मुंशी खाना के सब लोग तो दौड़ ही रहे हैं। फिर शर्मा जी ने म्यूनिसिपैलिटी के हेड जमादार को बुलाकर हिदायत की, देखो, सफाई करने वाली जो तुम्हारी टोली है, वो दिन भर सफाई कर चुपचाप हमारे हाथे के कोने में ही बैठे। हाँ, जब खाना खत्म हो जाएगा और मुंशी जी जब हाँक लगाएंगे तो उन्हें लेकर तुम आना और जूठे पत्तलों को उठवाना। जमादार ने फौजी सलामी देते हुए झट कहा, सरकार का जो हुक्म, मगर शाम को उन्हें कुछ चाय दे देना तो जरूरी है। तो मुंशी जी ने टोका, चाय नहीं तुम्हें तरमाल मिलेगा। जा जा, एक बंडल बीड़ी दे दूंगा। शर्मा जी ऑफिस में आए तो मालकिन ने किवाड़ की ओट से पुकारा, कुछ सुनते हो जी? काम की भीड़ में तुम जरूरी बातें भूल जाते हो। आने के बाद जिलाधीश महोदय को अंदर बुला लाना और उनसे बच्चे को आशीर्वाद दिला देना, और दुल्हन भी उनके पैर छू लेगी। मालकिन, अंदर औरतों की इतनी भीड़ होगी कि भला मैं उन्हें लेकर वहां कैसे आऊंगा? कितनी बहुएं होंगी जो मुझसे पर्दा करती होंगी। जिलाधीश महोदय भी उस भीड़ में जाने से हिचकेंगे। फिर तुम वही पुरानी बात पर आ गए। औरतें और बहुएं तो बाहर आंगन में खाती रहेंगी या नाचती गाती रहेंगी। तुम दुल्हन के कमरे में उन्हें ले आना, मैं सब प्रबंध ठीक कर दूंगी, तुम परेशान ना हो। मालकिन का मूड ठीक रखना है। शर्मा जी उनकी इस बात पर भी राजी हो गए। 7:30 बजे से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। जो पुरुष आते उन्हें नृत्य और संगीत वाले शामियाने में बिठाया जाता, और महिलाओं को अंदर हवेली की ओर मुन्ना बाबू ले जाते। मेहमानों की खातिरदारी में शर्मा जी तथा उनके जूनियर वकील एक पैर पर खड़े हैं। सिर्फ जिलाधीश महोदय की अब प्रतीक्षा है। अंदर तो आज मोहल्ले की नवयुवतियां नाच गाकर धूम कच्चा मचाए हुई हैं। मालकिन भी खुशी से नाच रही हैं और नाचने गाने वालियों को रुपए लुटा रही हैं। साड़ियां तो उन्हें पहले ही मिल गई थीं। बाहर नृत्य के भाव पर राधा माधव के प्रेम कथा का चित्रण हो रहा है। कभी राधा की चुनरी कृष्ण के मुकुट से उलझ जाती है, तो कभी कृष्ण की सुरीली बांसुरी पर राधा थिरक थिरक कर भक्तों का मन मोह लेती है। इसी बीच जिलाधीश महोदय पहुंच जाते हैं। सभी सतर्क हो जाते हैं। शर्मा जी उन्हें नृत्य मंडली के सामने वाले सोफे पर बिठाते हैं और स्वयं उनकी बगल में बैठकर नृत्य और संगीत की बारीकियों से उन्हें परिचित कराते हैं।
फिर मालकिन ने जब खबर भिजवाई कि खाने के कमरे में सारा खाना परोस दिया गया है, तो शर्मा जी जिलाधीश श्रीदास तथा शहर के अन्य 10 चुने अफसरों तथा राजनेताओं को लेकर खाने वाले कमरे की ओर जाते हैं और मुन्ना बाबू अन्य मेहमानों को खाने के लिए जाजिम पर बिठाते हैं। मालकिन किवाड़ की ओट से जिलाधीश की ही थाली पर नजर रखती और जो कमी होती उसे अंदर से झट से पूरा करवाती। फिर कार्यक्रम के मुताबिक जिलाधीश महोदय अंदर गए और छोटे मुन्ना तथा उनकी मां को आशीर्वाद दिया। यह आत्मीय कार्यक्रम उन्हें सबसे अच्छा लगा और दोनों मुन्नों की उत्तरोत्तर वृद्धि की उन्होंने कामना की। शर्मा जी तथा मालकिन ने देखा कि मंजिल पर वे पहुंच गए। फिर शर्मा जी ने जिलाधीश को अन्य सज्जनों से मिलवाया, नर्तक और नर्तकियों का भी उनसे परिचय कराया और पधारने के लिए धन्यवाद देते हुए उन्हें विदा किया। इधर शामियाने में जूठे पत्तलों को उठाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी के सफाई मजदूरों की टोलियां झपट पड़ी। दिन भर के भूखे बच्चे वहीं जूठ बीन बीन कर खाने लगे और स्त्रियां पत्तलों को बांटने में छीना झपटी करने लगी। जब ज्यादा शोर मचता तो जमादार साहब मूंछ पर ताव देकर अपनी छड़ी घुमाने लगते। शर्मा जी हंसते मुस्कुराते मालकिन को उनकी व्यक्तिगत सफलता पर बधाई देने अंदर गए तो वहां दूसरा ही भयानक दृश्य देखकर वो सन्न हो गए। मालकिन का इतने दिनों से और इतनी बंदिशों से बनाया हुआ मूड एकदम बिगड़ गया है और चौके में से चावल दाल निकलवा कर नाली में फेंकवा रही हैं। रणचंडी का रूप धारण कर लिया है और गालियों की बौछार से गाने वालियों को भी मात दे रही हैं। जब शर्मा जी से नहीं रहा गया तो उन्होंने बड़ी नम्रता से डरते डरते कहा, आज इस शुभ घड़ी में? तो लीजिए, लेने के देने पड़ गए। बौछार पलट कर इधर ही आ गई। इन तमाम औरतों को हरिजन का छुआ खिलाकर उनका धर्म लेकर पाप की भागी बनूं? तुम्ही को मुबारक हो ये सफाई मजदूर। इन्हें पत्तल उठाने क्या बुला लिया, बस आफत मोल ले लिए। इस अकलू हरिजन के बेटे ने चौके में घुसकर बुनिया चुरा ली और भात भी छू दिया। अब भला ही खाना मैं कैसे खिलाऊंगी? अकलू को काटो तो खून नहीं, भय और ग्लानि से मरा जा रहा है। बहुत हिम्मत कर सिर्फ इतना ही कह पाया, मालकिन दिन भर भूखा था बेचारा, आप ही के यहां तो खटता रहा सफाई में, उसे माफ कर दीजिए। पेट की मार और बच्चा जो ठहरा। लो, इतना सारा खाना भी बर्बाद कराया और अब सब खेल बिगाड़ कर माफी मांगने चला है। शर्मा जी ने बड़ी अजीजी से कहा, मालकिन ऐसा करना अब जुर्म है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब तुम भी चुप लगा जाओ, शुभ दिन है। बस इतना जो कहना था कि वो उबल पड़ी। तुम अपनी वकालत अपनी तई रखो, ज्यादा ना बघारो। मेरा सब काम जुर्म हो गया और तुमने मुन्ना की शादी में तिलक में 1 रुपया उसके हाथों में रखवा कर बाकी 25,000 रुपये अपनी सेफ में बंद कर दिए। क्या ये कानून की निगाह में जुर्म ना था? जाओ जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। महाराजिन, चौका धुलवा कर फिर से चावल दाल बनवाओ। शर्मा जी अपना टका सा मुंह लिए भागे। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।